Good morning, class 8. This time I am starting your new poem, and I am also taking your poetry section. So, start a new poem, and that poem is Summer and Winter, and it will be a part of your second term syllabus. So, I just want to introduce this poem to you. That this poem is Summer and Winter, and it is written by P.B. Shelley. So, before I start my poem, I just want to introduce you to the poet who actually was P.B. Shelley, because he's very popular name in the field of poetic world. And this is a picture of P.B. Shelley. And what was his contribution? I just want to reveal it towards you. So actually, the P.B. Shelley was born on अगस्त 4 अगस्त 1792। ये 4 अगस्त 1792 को पैदा हुए थे, और ये मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स थे। ये मोस्टली लव बेस्ड पोइम्स लिखते थे, और ये इनको ग्रेटेस्ट लिरिक और फिलोसफिकल पोइट बोला जाता था इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि इनकी जो फिलॉसफी थी, इनकी जो इमेजिनरी लैंग्वेजेस थी इनकी, और इनके जो लिरिक्स होते थे, जो शब्द होते थे पोइम में, वो एक अलग ही लैंग्वेज, अलग ही लेवल के होते थे। और उसके साथ साथ ये जो थे वो रेडिकल पोइट होने के साथ साथ पॉलिटिकल भी थे और सोशल भी थे। ठीक है, अब रेडिकल यहाँ पर क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। सो रेडिकल यहाँ पर होता है जो किसी चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, सुधारवादी बोला जाता है, मौलिक बोला जाता है हिंदी में इनको। सो ये वैसे पोइट होने के साथ साथ पॉलिटिकल भी थे, और इनके सोशल व्यूज़ भी काफ़ी चर्चा में रहते थे। सो शैली को इतनी ज़्यादा फेम नहीं मिला, इतना नाम उनका नहीं पॉपुलर हुआ जब तक वो ज़िंदा रहे, पर उनकी अचीवमेंट्स जो पोइट्री में थी वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुई उनकी डेथ के साथ साथ। और ये बहुत ही बड़े की मेंबर रहे एक क्लोज सर्कल में। ठीक है, उन पोइट्स में जो जिनका विज़न, जिनकी जो दूरदृष्टि थी वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी। और उसके साथ साथ इन्होंने बहुत सी पोइम्स ऐसी लिखी हुई हैं जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, और इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है उनका, उन्हीं में से एक है। और उसके साथ साथ इनकी बहुत सी पोइम्स ऐसी हैं, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं इनका जो नाम है वो बहुत ही बड़े बड़े पोइट्स के साथ इनका नाम रहता है, जैसे जॉन कीट्स, जिसका नाम आपने सुना होगा पहले, बट लॉर्ड बायरन का नहीं सुना होगा। ली हंट का नाम भी सुना होगा। थॉमस लव पीकॉक की भी छोटी क्लासेस में बहुत सारी पोइम्स हैं। और उनकी जो वाइफ थी, सेकंड वाइफ थी इनकी, जिनका नाम है मैरी शैले, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी पोइम लिखी थी, इसका नाम था फ्रैंकस्टेन। फ्रैंकस्टेन की वो ऑथर थी। सो ये था पर्सी बायसी शैले के बारे में। और पर्सी बायसी शैले की जो डेथ थी वो 1822 में हो गई। सो ये था 1792 में ये पैदा हुए, और 1822 दैट मीन्स 30 ईयर्स इनकी लाइफ स्पैन रहा। और इस लाइफ स्पैन में इन्होंने बहुत ही अच्छी पोइम्स लिखी हैं। उन्हीं में से एक जो है वो आपके सिलेबस में है, एंड दैट पोएम इज़ समर एंड विंटर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, let's move on towards our poem, and that poem is the summer and winter. So summer and winter में आपको क्या दिया हुआ वो हम पढ़ेंगे। The poet makes a comparison between summer and winter। यहाँ पे पोइट ने कंपैरिजन किया है समर और विंटर के साथ। He draws the comparison with the help of beautiful images। यहाँ पे पोइट ने बहुत ही ब्यूटीफुली इमेजिनरी इमेज का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, और उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है समर और विंटर को। समर इज़ प्रेजेंटेड एज ब्राइट एंड जॉयफुल। जो समर है वो प्रेजेंट किया उन्होंने कि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, ठीक है, और जॉयफुल है। यहाँ पे बहुत से लोग खुश रहते हैं, ठीक है, खूबसूरत यहाँ पे उन्होंने उसको बताया हुआ है। और ब्राइट का मतलब होता है उज्ज्वल। नेक्स्ट है, इट सिम्बोलाइजेस हैप्पीनेस वाइल एज विंटर सिम्बोलाइजेस लाइफलेसनेस। सो जो समर है ये शो करता है कि हैप्पीनेस के बारे में, खुशी के बारे में, पर विंटर जो है वो लाइफलेसनेस के बारे में बताता है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें जो होती हैं उनको नुकसान होता है, ठीक है, और वो निर्जीव हो जाती हैं, लाइफलेस हो जाती हैं। अब आपको बोला है इट वॉज अ ब्राइट एंड चेयरफुल आफ्टरनून। वो जो आफ्टरनून थी वो जो दिन का समय था वो कैसा था, चमकीला था और खुशी से भरी हुई दोपहर थी। टुवर्ड्स एंड ऑफ द सनी मंथ ऑफ जून, और वो एंड हो रहा था जून का, ठीक है, तो जो सनी मंथ था जून का वो ख़त्म हो रहा था। व्हेन द नॉर्थ विंड कॉन्ग्रीगेट्स, जहाँ पर जो नॉर्थ से आने वाली हवा थी वो इकट्ठी हो रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे क्राउड्स की तरह इकट्ठी हो रही है। फ्रॉम द हॉरिजन,
हॉरिजॉन जो होता है वो आपको बताया हुआ है, हॉरिजॉन क्या होता है, क्षितिज बोला जाता है उसको, ठीक है। सो यहाँ पे हॉरिजॉन हम आगे पढ़ेंगे। Where the north wind congregates in crowds, the floating mountains of the silver clouds। यहाँ पर आपको बोला है कि जो वहाँ पे नॉर्थ से आने वाली विंड है वो इकट्ठी हो जाती है झुंड में, और ऐसे लगता है जैसे कि चांदी के रंग वाले बादल पहाड़ों में तैर रहे हो, ठीक है। फ्रॉम द हॉरिजॉन, हॉरिजॉन होता है क्षितिज में से, क्षितिज क्या होता है, आसमान, आसमान हो गया इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनता है जब आप देखते हो इस तरीके का, और यहाँ से जब वो धूप निकलती है या सूरज राइज करता है तो उसको हॉरिजॉन बोला जाता है, ठीक है, क्षितिज। और नेक्स्ट है, वहाँ से आते हुए जो आसमान है वो आपको साफ और बेदाग दिखाई देता है, स्टेनलेस का मतलब होता है बेदाग। ओपन्स बियॉन्ड द एटर्निटी, और एटर्निटी का मतलब इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, वो इस तरह से खुल जाता है जैसे वो स्वर्ग हो। एटर्निटी का मतलब होता है स्वर्ग होना, ठीक है। ऑल थिंग्स रिजॉयस बीनीथ द सन, हर चीज़ें जो होती हैं वो खुश होती हैं सन में, ठीक है, सन के नीचे, धूप के नीचे, सूरज के नीचे सब खुश होते हैं, चाहे वो वीड्स ही क्यों ना हो। वीड्स क्या हो गए, अनवांटेड प्लांट्स, जिन प्लांट्स की आपको ज़रूरत नहीं होती है, वो जो जंगली पौधे होते हैं वो उगे होते हैं। द रिवर एंड द कॉर्नफील्ड्स एंड द रीड्स, और रिवर जो वहाँ पर नदियाँ हैं, कॉर्नफील्ड्स हैं, कॉर्नफील्ड्स यहाँ पर क्या आ गए कि यहाँ पर आपको बोला अनाज के खेत, और उसके साथ साथ रीड्स, रीड्स हो गए पानी के किनारे वाले पौधे, वो पौधे जो पानी के किनारे के पास लगते हैं उसको आप रीड्स बोलते हो। ये टॉल होते हैं और काफ़ी ज़्यादा लचीले होते हैं ये, ठीक है, हार्ड होते हैं थोड़े से, सॉरी ये हार्ड होते हैं। नेक्स्ट आ गया द विलो लीव्स दैट ग्लांस इन द लाइट ब्रीज, और यहाँ पर जो विलो वीड्स है, विलो हो गया जो यहाँ पर लकड़ी, ये जो ट्रीज़ होते हैं ये वो ट्रीज़ हैं जो पानी के पास ही उगते हैं, ये काफ़ी लंबे होते हैं, उनकी ब्रांचेस काफ़ी थिन होती हैं जो लटक रही होती हैं, ठीक है। सो इसको बोला जाता है बैंत के पेड़ भी बोला जाता है, बैंत के पत्ते भी इनको बोला जाता है, बैंत के पेड़ बोला जाता है विलो को, और लीव्स इनके पत्ते हो गए, तो बैंत के पत्ते जो क्या कर रहे होते हैं, ग्लांस कर रहे होते हैं। ग्लांस का मतलब यहाँ पर आपको ये बताया हुआ है कि ग्लांस का मतलब होता है देखना, ठीक है। सो वहाँ पर वो झांक के देखते हैं लाइट ब्रीज के साथ, एंड द फर्म फॉलिएज ऑफ द लार्जर ट्रीज, और वहाँ पे फॉलिएज क्या होते हैं, पत्ते, और जो बड़े बड़े पेड़ के मजबूत पत्ते होते हैं बड़े बड़े ट्रीज में वो भी दिखाई देते हैं, ठीक है। इट वॉज अ विंटर सच एज वैन बर्ड्स डाई, ये वही सर्दी आती है फिर जब बर्ड्स मरना स्टार्ट हो जाते हैं, पक्षी मरना स्टार्ट हो जाते हैं। इन द डीप फॉरेस्ट, जो घने जंगलों में वो मरना स्टार्ट हो जाते हैं, और फिशेस वहाँ पर रहती हैं, ठीक है। सो वहाँ पे पक्षी मर जाते हैं, घने जंगलों में मछलियाँ ऐसी पड़ी होती हैं। स्टीफन्ड इन द ट्रांसलूसेंट आइस विच मेक्स, यहाँ पर आपको बताया है वो चमकती हुई बर्फ़ में क्या हो गई होती हैं, मतलब दब चुकी होती हैं और वो बदल जाती हैं वहाँ पे। इवन द मड एंड द स्लाइम ऑफ द वार्म लेक्स, और उसके साथ साथ जो गर्म झीलें होती हैं, दलदल के पत्ते जो होते हैं, कीचड़ भी उस ठंड में क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। अ रिंकल्ड क्लॉड एज हार्ड एज ब्रिक, और यहाँ पे रिंकल्ड का मतलब क्या होता है, जिसमें सिलवटें पड़ गई हों। सिलवटें का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ जो मतलब इकट्ठी हो गई हो तो उसको आप रिंकल्ड बोलते हो, झुर्रियाँ बोला जाता है इसको। सो वहाँ पर जो रिंकल्ड क्लॉड है, जो बड़े बड़े ढेर होते हैं, वो जो मिट्टी के ढेर होते हैं वो इतने सख्त हो गए होते हैं, ऐसे लगता है वो क्या बन चुके हैं, ईंटें बन चुके हैं। एंड व्हेन अमंग देयर चिल्ड्रन कंफर्टेबल मैन, और जब जो लोग क्या करते हैं अपने बच्चों के साथ, अमीर लोग आराम से मतलब घर पे बैठे होते हैं, गैदर अराउंड बिग फायर, जब वो आग के पास बैठे होते हैं, येट फील्ड कोल्ड, फिर भी उनको ठंड लगती है। एंड देन फॉर द होमलेस बैगर ओल्ड, और उस टाइम पे उसके बारे में कोई नहीं सोचता, जो एक गरीब इंसान है, जो बूढ़े हैं और भिखारी हैं, वो वहाँ पर घर के बिना रह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी होगी। सो ये थी पोइम जो पर्सी बायसी शैली ने लिखी हुई है।
सो मैं एक बार इसकी आपके सामने रीडिंग कर दूंगा सो दैट यू कैन ऑल्सो रीड इट एट योर होम्स. So it was a large and cheerful afternoon towards the end of the sunny month of June. ये एक rhyming scheme लग रही है. Noon and June, when the north wind congregates in the crowds, the floating mountains of the silver clouds from the horizon and the stainless sky opens beyond them like eternity. All things rejoice beneath the sun, the weeds, the river and the cornfields and the reeds, the willow leaves that glanced in the light breeze, and the firm foliage of the larger trees. It was a winter such as when birds die in the deep forest and the fishes lie, stiffened in the translucent ice which makes even the mud and the slime of the warm lakes a wrinkled clod as hard as brick, and when among their children uncomfortable men gathered around big great fires and yet felt cold, alas then for the homeless beggar old. सो यहाँ पे बेटा बहुत सारी जगह में राइमिंग स्कीम भी यूज़ हुई है. एक पोइटिक टेक्निक ही मैं कह सकता हूँ कि ये एक पोइटिक टेक्निक यहाँ पे यूज़ हुई है. जो राइमिंग स्कीम यहाँ पे चल रही है आप देख रहे हैं, डी डी, कोल्ड कोल्ड, मैन बैन, लेक्स मेक्स, टाई डाई, ट्रीज ब्रीज, रीड्स वीड्स, ठीक है, अटर्निटी, स्काई, क्लाउड्स क्राउड्स, जून नून, ये सब यहाँ पर आपके एक राइमिंग स्कीम की तरह यूज़ किए हुए हैं. सो आई होप आपको ये अच्छे समझ आया होगा. और मैं इसको कंक्लूड करूँगा इसके साथ कि पोइट ने यहाँ पर दो सीजन्स को कंपेयर किया है, समर एंड द विंटर. समर इज़ फुल ऑफ जॉयफुलनेस, खुशी का प्रतीक है समर. इसमें मैक्सिमम प्लांट्स की भी ग्रोथ अच्छी होती है, एनिमल्स भी खुश रहते हैं. इस मौसम में हर जगह खुशहाली छाई होती है. पर जब सर्दियाँ आती हैं तो वही खुशहाली बदहाली में बदल जाती है. एवरीथिंग बिकम्स लाइफलेस. इवन द जो वहाँ पर फिशेस रह रही होती हैं पानी में वो भी जम जाती हैं. ठीक है, उसके साथ साथ और हमें भी, जो हम हैं अपने घरों पे रह रहे हैं खुश हैं, पर उन गरीब जो हैं, वो गरीब जो बेघर होते हैं, उनकी बहुत से गरीबों की डेथ हो जाती है. इवन जो फुटपाथ पे सोते हैं, ठीक है, उनके पास वैसे सोर्सेज नहीं होते जैसे सोर्सेज हमारे पास होते हैं. लेकिन गर्मियों में वो, गर्मी में तो वो ज़िंदा रह सकते हैं, गर्मी में उनको कुछ इतनी प्रॉब्लम नहीं पड़ती. पर सर्दियों में वही उनकी जो ज़िंदगी होती है वो कहीं ना कहीं वो बड़ी मुश्किल से भर जाती है. सो इसीलिए पोइट ने बहुत ही ब्यूटीफुली अपनी पोइटिक लैंग्वेज में इस पोइम को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है. सो आई होप आपको ये पोइम समझ आई होगी. एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन आस्क मी in your respective groups. So thanks and have a nice day, class.